Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hey guys, welcome back your class and this is the third part of this chapter. दोस्तों चैप्टर का नाम था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ अ पावर। हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे थे कि यूएसए के अलावा ऐसे कौन से ऑल्टरनेट सेंटर्स है जो आज की डेट में पावर का एक सोर्स बन सकती है। मतलब जिस तरीके से यूएसए एक मोस्ट पावरफुल नेशंस में से एक आता है, अब फाइनली उसके अलावा भी दूसरी ऐसे सेंटर्स है। सेंटर्स मीन्स या तो वो कम्युनिटी वाले हिस्से हो सकते हैं या एक इंडिविजुअल एक कंट्री हो सकती है। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करेंगे पार्ट थर्ड में, जो पूरी तरीके से चाइना के बारे में बताएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी और ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि चाइना के अंदर जो चेयरपर्सन थे शुरुआती समय में, जिसे आप माओ जेडोंग बोलते हैं, वो चेयरमैन थे। आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से ये राष्ट्रपति वाली पोस्ट है जो चाइना के अंदर थी। 1943 के अंदर 1945-47 के बाद ही इनकी कहानी स्टार्ट हुई थी और चाइना आज की डेट में कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि 2040 तक वो अमेरिका को डिफीट कर सकता है। और जिस तरीके से कोरोना वायरस वाली सिचुएशन चल रही है और अमेरिका नंबर 1 लिस्ट पे आ रखा है, तो उस हिसाब से तो देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से अमेरिका शायद से 2040 तक चाइना से पीछे चला जाए। तो यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन की साम्यवादी गणराज्य जो कभी माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति के साथ बनी थी और आज फाइनली 2040 के टाइम पीरियड में फाइनली वो अमेरिका को डिफीट कर सकेगी। वो तो 2040 में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना भी अमेरिका के कंपैरिजन में एक ऑल्टरनेट सेंटर्स है। कैसे है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रखा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो पूरे विश्व के अंदर दो ही आइडियोलॉजी चल रही थी। वो आप कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वो दो आइडियोलॉजी। कौन सी दो आइडियोलॉजी? एक थी कैपिटलिस्ट यानी कि एक थी पूंजीवादी और एक थी साम्यवादी। दो पार्टियों के पास यानी कि दो देशों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे एंड वी आर लकी दैट हमने गुटनिरपेक्ष के तहत हमने दोनों ही आइडियोलॉजी को नहीं चुना, क्योंकि गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है, नेम का मतलब होता है किसी भी सैन्य ग्रुप में यानी कि जो फोर्स्ड ग्रुप है उनमें विलीन नहीं होना, तो इसीलिए हम नहीं हुए। बट नाउ अगर हम 1947-45 की बात करें, जिस समय चाइना ग्रो हो रहा था, तो दोस्तों चाइना भी तो शायद से इनके मॉडल को अपना सकता था। तो इसीलिए चाइना ने उस टाइम पीरियड पे दोनों ही आइडियोलॉजी को नकारा। उन्होंने कहा नो रिलेशन विद द कैपिटलिस्ट। उन्होंने कहा कि हम कोई भी रिलेशन कैपिटलिस्ट से नहीं रखेंगे, हमारी आइडियोलॉजी जो होगी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होगी। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका और चाइना ने कैसे एक आइडियोलॉजी अडॉप्ट करी जिसका नाम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था। दैट इज़ वाई इनकी पार्टियां जो थी कम्युनिस्ट बनी और इन्होंने फाइनली अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक अपनाया। और सोवियत जैसे सोवियत का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक था, वैसे चाइना का भी मॉडल ऑफ इकोनॉमी बना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ मतलब रशिया इतना बड़ा पार्ट था जो सोवियत कम्युनिटी को मानता था और फाइनली चाइना भी आया जो सोवियत कम्युनिटी को मानने लग गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था और दोनों में कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने आप को सुपर नेशन बनाने की कहीं ना कहीं होड़ हो सकती है ना। तो इस वजह से अगर हम चीनी अर्थव्यवस्था की उदय की बात करें कि चाइना जो था, मतलब जो चाइना है उसके उदय होने का इतना बड़ा तेजी से विकसित होने का कारण क्या है? तो चाइना एज अ फास्टेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। एक्चुअली चाइना अगर इतना ग्रो हो पाया तो उसने 1970s और 80s के टाइम पीरियड में अपने इकोनॉमिक को और अच्छा करने के लिए उसमें सुधार लाए और उस सुधार लाने की वजह से चाइनीज़ अर्थव्यवस्था जो थी आज एरोप्लेन से लेके आपके घर में किसी भी देश में एरोप्लेन के जहाज मिलने से लेके आपके घर के अंदर एक सुई तक सब कुछ चाइना के अंदर बनती है आज की डेट में। अगर आपने घर के अंदर कोई भी सामान देखोगे दोस्तों, फ़ोन से लेके आपके एयरफोन तक, एयरबड्स तक, इवन पबजी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ चाइनाज इकनॉमी। आप देख सकते हैं कि चाइना आपके कितने हिस्सों में घुस चुका है। आपके दिवाली के जितने भी सामान आते हैं सारे के सारे चाइना के ही प्रोडक्ट बनते हैं।
तो इसकी वजह से इकोनॉमिक उनकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई और इसकी वजह से अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि 2040 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चाइना की अर्थव्यवस्था के सामने फीकी नज़र आएगी। और 2040 तक अनुमान लगाया जाता है कि जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है तो वो शायद से कहीं ना कहीं वो अमेरिका को पीछे कर देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी एट प्रेजेंट टाइम कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से आप देखेंगे अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं कोरोना क्राइसिस बैठा हुआ है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका की शायद से जीडीपी या इकोनॉमिक डिक्लाइन जाए, तो इससे अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना से पीछे हो सकता है। मुझे ऐसी प्रिडिक्शन लगती है। अदरवाइज़ आपकी क्या राय है? कमेंट करिए, बताइए, सोचिए, समझिए, आपका भी कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ कहता होगा। तो इस हिसाब से एशिया के अंदर चाइना जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, एक अनोखा खिलाड़ी है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इतनी तेज़ है, इतनी अच्छी है। सामान मास प्रोडक्शन करने के लिए चाइना सबसे बड़े स्टेट्स में से आता है। चाइना को कोई भी सामान कहीं से नहीं खरीदना पड़ता, वो खुद ही बनाता है, खुद ही बेचता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना कितना आगे है। अब ऐसा ये कहा जाता है कि चाइना अगर क्या कहते हैं अपनी ग्रोथ का रीज़न है, अगर उसकी स्ट्रेंथ का कारण है तो बढ़ती हुई इकोनॉमिक है। जिस तरह से उसकी इकोनॉमिक बूम कर रही है तो उसकी वजह से वो बहुत जल्द ही सबसे सुपर नेशंस पावर की कैटेगरी में आ सकता है। उसके साथ साथ उसकी ह्यूज पॉपुलेशन है। दुनिया के सबसे महानतम देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना ही है एट प्रेजेंट टाइम, आपको पता ही है। और इसका लैंड मास, इसकी ज़मीन भी छोटी नहीं है। ज़मीनों में अलग अलग वैरायटीज़ हैं, ज़मीनों में कहीं ना कहीं मिनरल रिसोर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी खासियत है। इसकी खासियत यही नहीं है, इसकी खासियत नेचुरल रिसोर्स भी। नेचुरल रिसोर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं इनके देशों के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये भी इनकी खासियत है। दूसरा रीजनल लोकेशन, मतलब हर जैसे हमारे भारत देश के अंदर होता है ना कि कहीं ना कहीं पानी मिलता है अच्छा, कहीं सेब मिल रहे हैं, कहीं फ्रूट मिल रहे हैं, कहीं अच्छी फसल होती है गेहूं की, कहीं अच्छी फसल होती है गन्ने की। ऐसी चाइना के अंदर भी है कि कहीं पे ज़्यादा कुछ रिसोर्स पाए जा रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा कुछ रिसोर्स पाए जा रहे हैं, और ये लोकलाइज अलग अलग रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जैसे हमारे भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। आज 5 साल कांग्रेस चलेगी तो 10 साल बीजेपी चलेगी, फिर कुछ पार्टी चलेगी, फिर कुछ पार्टी चलेगी, फिर आम आदमी पार्टी चलेगी। तो ये होता रहता है हमारे कंट्री के अंदर बिकॉज वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। बट दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही पार्टी का बोलबाला होता है, जिससे आप कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यही पार्टी हमेशा सबसे ज़्यादा मेंबर्स गेन करती है। सरकार किसी की भी आ जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमेशा क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं चाइना अपने इन सभी कामों की वजह से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर यहाँ पे चाइना के कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करें तो चाइना ज़्यादातर जो सामान होता है, रिसोर्स होता है डेवलपमेंट के लिए, वो अपने ऊपर ही निर्भर करता है। और यहाँ पर क्रिएट स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री सेक्टर फॉर द कैपिटल अक्यून फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि हमेशा एग्रीकल्चर से पैसे कमाने की कोशिश कर सकें। साथ में इन लोगों ने क्या कहते हैं अपनी फॉरेन टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक गुड्स के लिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है या फॉरेन पॉलिसीज़ को और अच्छा करना हो सकता है, जिससे चाइना का बिजनेस ग्रो हो, ये हमेशा करते रहते हैं। आर्थिक नींव मजबूत होने का कारण सिर्फ इसका यही है कि यहाँ पे सभी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, यहाँ पे सभी सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होती है, इसलिए इनकी आर्थिक नींव मजबूत है। अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो हमारे देशों के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्कूलों के अंदर टीचर्स उपलब्ध नहीं है, और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पानी पीने का साफ नहीं मिल पाता किसी किसी स्टेट में। तो उसके कंपैरिजन में चाइना आप देख सकते हैं कि हमारे ही साथ आज़ाद देश हुआ था, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं यहाँ पर वो कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर गया। जो स्ट्रैटेजी उन देशों ने अपनाई है, क्या वो स्ट्रैटेजी हमारे जैसे देश के लोग नहीं अपना सकते? तो सोचिए, थिंक अबाउट इट, आपको बहुत कुछ सोचने को मिलेगा। फाइनली अब यहाँ पर चाइना की बढ़ती पॉपुलेशन, आपको पता ही है हर साल 2 से 3% ग्रोथ होती है, लेकिन इनका विकास भी उतना ही होता है। लेकिन एक लॉस है, बस लॉस ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितना भी अभी तक 1970 से पहले जितना भी एग्रीकल्चर के अंदर पैदा होता था वो इनसफिशिएंट रहता था जिस तरह से जनसंख्या ग्रोथ करती थी।
इसीलिए इन लोगों को पता था कि जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नियम बनाए हैं, लेकिन साथ साथ एग्रीकल्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन लोगों ने 1970 के दशक में बहुत सारे स्टेप लिए, राजनीतिक स्टेप भी लिए और आर्थिक स्टेप भी लिए। पॉलिटिकल स्टेप इसलिए क्योंकि 1970 से पहले चाइना को कोई लेने देना नहीं था कि दूसरी कंट्री क्या सोचती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं था। दूसरा, इकोनॉमिक का आइसोलेशन, अलगाववाद इसलिए कर रखा था इन लोगों ने कि पूरी तरीके से ये खुद ही खाते थे, खुद ही कमाते थे और खुद के ही ज़मीन पे जो रिसोर्स पैदा होते थे उन्हीं से ही कुछ बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पर 1970 के टाइम पीरियड में सोच बदली। फाइनली 1972 के अंदर जाके इन लोगों ने अमेरिका के साथ जो इनके ख़राब संबंध थे उन संबंध को ठीक करने की कोशिश करी, क्योंकि ये लोग, आपको पता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे और कैपिटल आइडियोलॉजी इन लोगों ने नहीं मान रखी थी। तो इसलिए 1972 के अंदर ये अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हुए और 1973 के बाद यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होता है। मॉडर्नाइज होता है 4 चीज़ों में। नंबर 1 सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो ज़ू एन लाई थी, जिसे आप चाउ एन लाई बोलते हैं, 1949 के अंदर ये वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने दोस्तों, ज़ू एन लाई ने सबसे पहले 1973 में जाके 3 चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कहा। मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। इन चीज़ों के अंदर इन लोगों ने मॉडर्नाइजेशन करने की बात करी। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जो सिस्टम 1970 से पहले घिसा पिटा चल रहा था उसमें टेक्नोलॉजी को लाके उन्हें और एडवांस कर दिया जाए। तो ज़ू एन लाई इतने सोच के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सोचा कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और ये किस पार्टी के मेंबर थे दोस्तों? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस पार्टी के मेंबर थे। 1978 के अंदर फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, जिनपिंग ने क्या कहते हैं ये भी करा। उन्होंने कहा कि अनाउंस्ड बाय डैंग सी जिनपिंग टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अब्रॉड। उन्होंने कहा कि 1978 के अंदर हमें खुली ओपन डोर पॉलिसी लानी पड़ेगी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है चाइना के अंदर इससे पहले कोई दूसरा बिजनेस नहीं था, लेकिन अब दूसरे देश के लोग क्या कहते हैं, चाइना के अंदर आ सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। इससे चाइना को फ़ायदा ये होगा कि इनकी हाई प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ेगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है दोस्तों। इंडिया के अंदर क्या होता है, हम दूसरी वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इन लोगों कंपनी को बोलते हैं कि भैया तुम लोग अपनी सिम लेके आओ और हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सिम खरीदेंगे। इससे 2 फ़ायदा होगा कि हमारी कंट्री, इंडिया को भी फ़ायदा होगा, साथ में हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगी, लोग नई नई सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो रिलायंस की सिम थी जो ढंग से नेटवर्क काम भी नहीं करती थी, इसलिए नई नई चीज़ों को लाया गया। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। ओपन डोर पॉलिसी सबसे पहले चाइना के द्वारा लाई गई थी, जिसका मतलब होता है बाहर का बिजनेस इनकी कंट्री के अंदर आना। देन फाइनली चीन अर्थव्यवस्था में बदलाव आते हैं। 1982 के अंदर कृषि को प्राइवेटाइजेशन करा जाता है। सबसे बड़ी बात, 1988 के अंदर उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन होता है, मतलब सरकार पहले सरकारी हाथों में था, अभी किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में चला जाएगा। सोचिए कोई चीज़ प्राइवेट कंपनी के हाथों में चली जाती है ना, तो दोस्तों यहाँ पर ना कहीं पूरी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। सरकारी नौकर अगर सरकारी नौकरी ले लेता है तो वो काम करने से मतलब नहीं रखता, लेकिन अगर वही डिपार्टमेंट प्राइवेट के अंडर में आ जाता है तो उसमें बहुत तेज़ी से काम होने लगता है ना। तो आप ये समझ सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ होने के लिए, प्राइवेटाइजेशन होने के लिए दूसरी कंट्री को, दूसरे लोगों को बुलाया गया, जिससे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट में किसी भी व्यक्ति को, मान लो किसी व्यक्ति को कृषि का टेंडर लेना है, किसी भी कंपनी को, एबीसी कंपनी को कृषि का टेंडर लेना है, तो एबीसी कंपनी को ये बताया जाता है कि आप ना चाइना के इस हिस्से में पैसा लगा सकते हो, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको इतना प्रॉफिट होगा। इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। हिंदी में इसे सीज बोलते हैं, लोग सीज भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और बाद में जब चाइना को पता, जब एबीसी कंपनी को पता चलता है कि इस फलाना स्टेट के अंदर हमें पैसा लगाने का फ़ायदा है, तो फिर वो क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर का पैसा इन कंट्रियों में इन्वेस्ट करते हैं। 1992, 93 के बाद फाइनली 2001 के अंदर WTO के अंदर ये शामिल होते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सही मायने में बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा स्टेप है।
इसकी वजह से आप देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंटीग्रेशन विद वेस्टर्न इकोनॉमिक ईस्टर्न चाइनीज इकोनॉमी, कहीं ना कहीं इसमें बदलाव लाने की वजह से पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ पे चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने की कोशिश करी और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे बढ़ते चले गए। कहीं ना कहीं चाइना के अंदर आज भी सबसे बड़ी दिक्कत है एम्प्लॉयमेंट के इशू को लेके, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत सारे जनसंख्या है, इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं करप्शन है, तो ये हर कंट्री के अंदर होता है। इनस्टेबिलिटी है वो भी देखने को मिलता है। ये मुद्दे हैं चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए। चाइना इन अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करे तो वो ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर सकता है। अब चाइना क्योंकि एशिया के अंदर इतनी बाहुबली देशों में से एक आता है और कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर दे सकता है, तो दोस्तों फिर हम लोग दोस्ती करने से नहीं झुकेंगे। हाँ, मानते हैं कि चाइना से हमारे संबंध शुरुआती समय में बहुत ख़राब थे, क्योंकि चाइना भी गुलाम था। चाइना भी पहले कॉलोनियल पीरियड से बीच जूझ रहा था। वो वहाँ के राजाओं से परेशान था और हम यहाँ पे ब्रिटिशर से परेशान थे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। हमारे अच्छे रिलेशन जब बने जब हमारी कंट्री के अंदर से कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद ख़त्म हुआ, यानी कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए 1947 के अंदर और फाइनली 1948 के अंदर जब ये लोग पूरी तरीके से आज़ाद हो गए, तो इसके बाद हमने अपने अच्छे रिलेशन बनाए। अच्छे रिलेशन में सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री और यहाँ पे क्या कहते हैं दूसरे आपके क्या कहते हैं वहाँ के पहले राष्ट्रपति जू एन लाई, जिसे आप चाऊ एन लाई भी बोलते हैं, उन लोगों ने अपने आपसी संबंध अच्छे बनाने के लिए 1954 के अंदर पंचशील एग्रीमेंट करा था, अगर आपको याद हो। उसकी वजह से जू एन लाई हमारे भारत के अंदर आए थे, इसलिए हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलाया था। हिंदी चीनी भाई भाई इतने ज़्यादा फेमस है कि चाइना के और हॉलीवुड के, बॉलीवुड के एक्टर जो है आपस में फिल्में बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, हमें आज भी उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, तिब्बत का मुद्दा है ना, और साथ में 1962 के अंदर उन्होंने हमारे साथ वॉर भी लड़ा था, जिससे उन लोगों ने हमारी ज़मीन आज भी छीनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दबाया जाता है और सरकार इन चीज़ों में मट्टी डालती है। लेकिन दोस्तों, हमें चाइना से अच्छे संबंध बनाने हैं, क्योंकि हमें उनसे बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है। बिजनेस मिलने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी बातें भूलकर चाइना और भारत के संबंधों में सुधार लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रिलेशंस को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए 1988 के अंदर राजीव गांधी ने चीन की यात्रा करी थी। देन फाइनली हमने कल्चर एक्सचेंज के लिए समझौते करे बहुत सारे, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कॉरपोरेशन की बात करी, साथ में हमने अपने व्यापार के लिए ओपन डोर पॉलिसीज़ और बॉर्डर ओपन करने की बात करी, फ्री ट्रेड करने के लिए, और हमने बेटर ट्रेड रिलेशन और एनर्जी डील की बात करी। इन सब का फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम फाइनली चाइना से अच्छे संबंध बना पाए 1980 के दशक के बाद। अब यहाँ पे चाइना के साथ चाइना ने भारत ही नहीं बल्कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ सैन्य बल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करी है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरा है कि अगर चाइना जो है पाकिस्तान से भी अच्छे रिलेशन बनाएगा, बांग्लादेश से भी अच्छे रिलेशन बनाएगा और म्यांमार से भी अच्छे रिलेशन बनाएगा, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, है ना। तो थोड़ा सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये ऑल्टरनेट सेंटर हो सकता है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि बुक के अंदर क्यों दिया हुआ है। हाँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि नई चीज़ ऐड हुई है ब्रिक्स, जो एक और ऑप्शन हो सकता है कहीं ना कहीं अमेरिका के कंपैरिजन में एक ऑल्टरनेटिव सेक्टर। ये नया पार्ट अपलोड हुआ आपके चैप्टर के अंदर, जो हम अगले पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज़ इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस chapter. So let's meet in the fourth part of this chapter. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।